ये उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा, ये छलांग है हमारी, ये मैदान है हमारा, ये अरमान हमारे, ये हौसला हमारा, ये पहचान हमारी, ये साहस हमारा, ये जिद है हमारी, सारा जहां हमारा, उड़ने की ये हमारी, खुला आकाश हमारा, ये उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा। नमस्कार, मैं सोनाली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने शो खुला आकाश में। दोस्तों, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी इस रंगमंच की कलाकृतियां हम अपने किरदार को हर दिन निभाते हैं और इस सच्चाई के साथ निभाते हैं कि हमारी पटकथा का भी पर्दा गिरेगा। दोस्तों, आज खुला आकाश का विषय है महिला और रंगमंच। रंगमंच की एक अपनी अलग दुनिया होती है, अपने दर्शक होते हैं और आज हम जानेंगे कि इस रंगमंच से महिलाएं किस तरह से जुड़ती चली गईं, उनका क्या योगदान है। जैसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हम जानेंगे हमारी आज की अतिथि से। सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ हैं सुनीता भारती जी। आप रंगमंच कर्मी है या फिर ये कहें कि सुनीता भारती जी ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है रंगमंच को। साथ ही इनकी एक अपनी संस्था भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनीता जी हमारे खास कार्यक्रम खुला आकाश में। धन्यवाद। सुनीता जी, शुरुआत हम इसी के प्रश्न के साथ करना चाहेंगे कि शुरुआती दौर में रंगमंच किस तरह का था, कैसा था, या कहे कि रंगमंच की शुरुआत कैसे हुई और महिलाएं इससे कैसे जुड़ती चली गई। रंगमंच की जो शुरुआत है वो आदिकाल से, हमारे वैदिक काल से ही मिलता है। रंगमंच को, नाटक को पांचवा वेद कहा गया है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों से निकलकर एक पांचवा वेद की रचना भगवान ने की और ये नाट्य शास्त्र जो है वो हमारे सामने आया। पहला जो नाट्य शास्त्र के अनुसार पहला जो नाटक किया गया वो देवासुर संग्राम था जी। और उसके बाद फिर त्रिपुरदाह नाटक है जिसमें कि भगवान ब्रह्मा ने उन्हें, भरत मुनि को नाटक में पुरुष और स्त्री दोनों की भागीदारी के लिए उन्होंने, पुरुष तो उनके पास थे लेकिन स्त्रियों की भागीदारी के लिए उन्होंने अप्सराओं को दिया जी जी। तो पहली जो हमारी नाट्य शास्त्र में जो महिला रंगकर्मियां थी वो अप्सराएं थी। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने इतिहास को पन्ने हम थोड़ा आधुनिक रंगमंच के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं का योगदान किस तरह से रहा। हाँ, वही उसी बात को मैं आगे बढ़ा रही थी कि जैसे कि ये तो हो गई ऋग्वैदिक काल की बात। फिर बाद में आती है कि ये आपको जैसे आम्रपाली जो थी वो 64 कलाओं में निपुण थी और 5वें जो नंबर पे आता था वो नाट्य शास्त्र था। तो इस तरह उस समय आम्रपाली, कुंडलिनी, ये सब जो महिलाएं थी वो रंगकर्मी थी। अगर फिर हम और आगे, बहुत आगे बढ़ जाते हैं अब आधुनिक रंगमंच की ओर, तो ये आधुनिक रंगमंच में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो 1940 के दशक में शुरू हुई। पहली महिला रंगकर्मी थी मीनाक्षी डे, जिन्हें लाया था डॉक्टर शरदेंदु मोहन घोषाल जी ने, जो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज था, पीएमसीएच को कहा जाता था। वो वहाँ के बहुत अच्छे फिजिशियन थे और बहुत अच्छे रंगकर्मी थे। उन्हें इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम वो आयोजित करते थे। तो उन्होंने उन्हें मीनाक्षी डे को, पहली महिला रंगकर्मी थी आधुनिक पटना के रंगमंच में, वो आई और उसके बाद वो तो इस नींव को इतना मजबूत कर गई कि फिर बहुत सारी महिलाएं उस समय प्रमुख जो थी वो हेना मुखर्जी, मधुकना सरकार, कुमुद छुगानी, कुमकुम गेट्री, ये सब महिलाएं जो हैं वो इस रंगमंच को, पटना रंगमंच को, भारत के जो और विकसित जो रंगमंच थे, जैसे मुंबई के रंगमंच हुए, बंगाल का थिएटर है आपको, और गुजराती, ये सब सारे जो प्रसिद्ध और अपने आप में एस्टैब्लिश जो रंगमंच थे उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने लगा ये अपना पटना रंगमंच भी। बहुत महिलाओं ने बहुत अच्छा कार्य किया है इसमें। मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि कुमुद छुगानी का मैंने नाम लिया जी। कुमुद छुगानी ऐसी
पहला रंगकर्मी थी जो पटना रंगमंच में तो अभिनय वो कर ही रही थी, साथ ही साथ वो मुंबई में जाकर पहली महिला रंगकर्मी थी जिन्होंने अभिनय किया, फिल्म में काम किया। 1965 में उनकी फिल्म आई थी पूनम की एक रात जी, उसमें उन्होंने मनोज कुमार के साथ बतौर हीरोइन उन्होंने रोल किया था। क्या बात है। और फिर उन्होंने लाडला फिल्म किया और दर्जनों फिल्म किए जिसमें उन्होंने अभिनेत्री और सह अभिनेत्री के रूप में ये कार्य किया। ये सब सारी बातें मैं इसलिए जान पाई कि मैंने एक रिसर्च किया था कि प्राचीन बिहार की प्राचीन महिला रंगकर्मी आदिकाल से अब तक जी। तो उसमें ये काशी प्रसाद शोध संस्थान के द्वारा ये छपा था, ये बुक प्रकाशित हुई है। तो इसी दौरान रिसर्च करते हुए मुझे ये सब सारी बातें मालूम हुई। और आज तो कॉलेज की लड़कियां जो हैं, स्कूल की लड़कियां, वो भी आ रही हैं रंगमंच के क्षेत्र में काम कर रही हैं और अच्छा अपनी रुचि दिखाती हैं। हाँ, अच्छा मुकाम भी हासिल कर रही हैं। थोड़ा हम स्थिति के बारे में जानते हैं, महिलाओं की जो स्थिति है रंगमंच में पहले और अब में किस तरह का बदलाव आप देखती हैं? मेरा जैसा अनुभव है जी, उसके अनुसार से तो मैं यही कहूंगी कि महिलाओं की स्थिति पहले भी बहुत अच्छी थी और आज तो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। महिला रंगकर्मी तो मिलती नहीं थी पहले, तो इसलिए जो भी महिला रंगकर्म करने के लिए आती थी उन्हें बहुत आदर सत्कार और ये बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था उन्हें। और समाज में भी हाँ, ये है कि शहर के समाज और गांव के समाज में एक अंतर तो रहता ही है। तो शहर में अगर कोई महिला रंगकर्मी है, काम कर रही हैं, तो जो उस क्षेत्र को जानने वाले, रंगकर्म को जानने वाले लोग हैं, वो तो जानते हैं कि ये क्या है, मतलब कि इसमें काम करने का क्या महत्व है। ये एक रंग कर्म है, एक कला है, एक संपूर्ण कलाओं का एक समूह जी। तो वो बहुत प्रतिष्ठित रूप से उन्हें देखते हैं। लेकिन गांव में से थोड़ा दोयम दर्जे का समझा जाता है, जो इस चीज को नहीं समझ पाते। हाँ, नहीं समझ पाते। या मुझे लगता है कि जो एक महिला रंगकर्मी होती है उन्हें कहीं ना कहीं एक दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है, पहला परिवार और दूसरा समाज। परिवार में भी यदि उनके अंदर चाह है रंगमंच से जुड़ने की, तो मुझे लगता है कि परिवार वाले भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं उन्हें। हाँ, एक लड़ाई होती है बीच में। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? चूंकि आप भी एक प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं, तो आपके साथ कभी इस तरह की परेशानी आई? नहीं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। मुझे रंगमंच में लाने वाले मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया रंगमंच को करने के लिए। लेकिन एक बात तो है कि ये जो इस क्षेत्र को नहीं जानते हैं, जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है कि ये किस तरह का काम होता है अपने, तो वो इसे थोड़ा सा तो गलत नजरिए से देखते ही हैं। ये उनकी कमी है, ना कि हमारे रंगमंच की। तो उन्हें तो कुछ ये करना, लेकिन अगर वो इसमें जो डेवलपमेंट हुए हैं, इसका जिस तरह से विकास हुआ है, जैसे महिलाएं आई हैं और अपना काम की हैं और भारत क्या विश्व प्रसिद्ध हुई हैं, उन सभी चीजों को अगर अपने गार्जियंस को बताएं, अपने जो उनके पुरुष सहयोगी हैं उन्हें बताएं, अपने पति को बताएं, तो इसमें वो आएंगे और काम करेंगे और वो समझेंगे इस बात को। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझेंगे। कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगी। आप कैसे जुड़ी रंगमंच से? क्या आप शुरू से आपकी रुचि थी, या फिर कुछ आगे चल के पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसा, जैसे कई बार होता है कि हम कॉलेज में जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, नाटक होते हैं, उसमें हम भाग लेते हैं, तब हमारी रुचि जागती है। आप किस तरह से जुड़ी और रंगमंच ही क्यों चुना? बचपन से ही मेरी रुचि साहित्य की तरफ रही है और जाहिर सी बात है मैंने भी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया था इस तरह के। लेकिन शादी के बाद मेरी रुचि नाटकों की तरफ ज्यादा हुई। मेरे ससुर जी स्वर्गीय डॉक्टर CN सिंह बहुत अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने कई नाटक, उपन्यास, कविता ये सब उन्होंने रचना की। तो वो 1952 से उनका संगीत रूपक और नाटक जो है वो प्रसारित होता था, वो उसके लिए लिखते रहते थे। तो उनके सानिध्य में
मुझे नाटकों को और नजदीक से देखने का, समझने का, साहित्यिक रूप से देखने का मौका मिला। लेकिन अगर कहा जाए कि विधिवत रूप से कब से मैंने नाटक मैं कर रही हूँ, तो 2013 से मैं इस क्षेत्र में आई। पहली बार मैं पटना रंगमंच में मैंने नाटक देखा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं दर्शक दीर्घा में नहीं रहूं, मैं मंच पर रहूं। क्या बात है। और तब से मैं लगातार नाटक कर रही हूँ। नाटक करते हुए, नाटक होते हुए देखना और नाटक से जुड़े हुए हर जो आयाम होते हैं उनको समझना मेरे लिए बहुत रुचिकर विषय है। ऐसा लगता है जैसे कि नाटक मेरे लिए ड्रामा वर्शिप है। मैं मतलब आपके अंदर रच बस गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक मैंने 50 से ज्यादा नाटकों में अभिनय किया है। 5 से ज्यादा नाटकों का मैंने निर्देशन किया है, नाट्य लेखन किया है। साथ ही साथ मैंने दूरदर्शन के लिए भी काम किया है, एक सीरियल में भी अभिनय किया है जी, और 3 टेलीफिल्म में भी अभिनय किया है, और साथ ही साथ मैं वेब सीरीज भी बनाती हूँ जी। इसलिए शुरुआत में ही मैंने कहा कि सुनीता जी ने अपने आप को रंगमंच को पूरी तरह से सौंप दिया है। जी जी। मैं और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि ये मतलब कि नाटक की दुनिया में जब मैंने कदम रखा और नाटक को नजदीक से देखा, तो मैंने इसमें नए नए खोज करने, प्रयोग करने मैंने सोचना शुरू किया कि क्या और नया किया जा सकता है। हमने देखा था कि नाटक में जो एक तरह की जो परंपरा चल पड़ती है, उसी तरह के नाटकों का ज्यादा प्रदर्शन होता रहता है जी, जिसमें आपको जो सामाजिक नाटक हैं, पारिवारिक नाटक हैं, आप मानसिक मनोविकार से संबंधित नाटक हैं जी, स्त्री शोषण से संबंधित जो नाटक, बिल्कुल महिलाओं से संबंधित या महिलाओं के जो मुद्दे होते हैं उन पर आधारित नाटकों की भी प्रस्तुति मुझे लगता है ज्यादातर होती रहती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैंने इस सभी चीजों से अलग मैंने अपनी जो कला संस्कृति, जो विरासत है, जो अपनी भारतीय परंपरा है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का, शिक्षित करने का, मैंने नाटक को शिक्षा का एक माध्यम बनाया जी। और मैंने इस तरह के जो नाटक बनाए उसे इन्फो ड्रामा कहा जाता है। तो इन्फो ड्रामा के माध्यम से मैं अपनी जो भारतीय संस्कृति है, जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज हैं, जो महत्वपूर्ण म्यूजियम्स में रखी हुई A+ कैटेगरी की जो कलाकृतियां हैं, उनके बारे में, उनके जो शोधात्मक तथ्य हैं जी, उसे मैं नाटक के माध्यम से दर्शकों को दिखाती हूँ। यक्षिणी पे भी आपने नाटक की प्रस्तुति की है। उसके बारे में मैं चाहूंगी कि कुछ जानकारी आप। बिल्कुल सही कहा आपने। यक्षिणी नाटक मेरा ये उच्च शिक्षा नाटक को जो मैंने शिक्षा से जोड़ा है, उसमें ये मेरा पहला प्रयोग है। नाटक यक्षिणी ये मौर्य काल की एक प्रस्तर प्रतिमा है, संपूर्ण नारी की प्रतिमा है, जो बिहार की शान तो है ही, भारत की भी शान है, और पूरे विश्व में इतनी पुरानी संपूर्ण नारी की प्रस्तर प्रतिमा नहीं पाई जाती। और इसकी जो बनावट है इतनी सुंदर है, इसकी जो पॉलिश है वो आप देखिएगा कि आपने देखा। मैंने बिल्कुल देखा है। बिल्कुल, पटना म्यूजियम मैंने देखा है। मैं बहुत जब छोटी थी तब से मैं देखती आ रही हूँ, बहुत आकर्षित करती है। हाँ, बिल्कुल कांच की तरह चमकदार है। तो इस पर मैंने नाटक बनाया, और इस नाटक के माध्यम से मैं इसकी खोज कैसी हुई, ये पटना संग्रहालय उस समय बन ही रहा था, उसमें 1917 में वो भी बना, उस समय वो पटना संग्रहालय कैसे पहुंची, और फिर उसके पीछे की मौर्य काल में ये बनी है, तो इसके पीछे बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा, क्यों और कैसे बनी होगी। तो इन सभी चीजों की जानकारी, इन सभी शोधात्मक तथ्यों की जानकारी मैं नाटक के माध्यम से दर्शकों को दिखाती हूँ। लोगों को बहुत पसंद आया, इसलिए तो भारत के जो शीर्ष संस्थान हैं, आपको IGNC दिल्ली, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, ICCR, और बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम, अभिलेखागार, इन सभी जगह उसकी प्रस्तुति हो चुकी है। और पब्लिक म्यूजियोलॉजी करके एक विषय होता है, जिसमें सभी विद्वानों ने ये माना है कि ये जो इन्फो ड्रामा है हमारा यक्षिणी, ये पब्लिक म्यूजियोलॉजी विषय का प्रथम नाटक है। क्या बात है। अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही गर्व की बात है ये यक्षिणी को प्रस्तुत करना, और हमारे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसे फैलाना, जानकारी देना। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि रंगमंच में
करियर ऑप्शन क्या है, कितना है, क्योंकि कई हमारे दर्शक होंगे जो जानने के लिए उत्सुक होंगे। जी बिल्कुल। अगर जो भी मैं खासकर महिलाओं की बात करूंगी, लड़कियों की बात करूंगी, पुरुष तो आ ही रहे हैं, रंगकर्म कर ही रहे हैं, लेकिन जो भी चाहते हैं कि मैं इस क्षेत्र में आऊं, रंगकर्म के क्षेत्र में आऊं और अपना करियर बनाऊं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वे एकदम दृढ़ निश्चय होकर के, संकल्पित होकर, समर्पित होकर इस क्षेत्र में आए। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जैसे आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको पता रहता है कि 1-2 साल अगर हम समर्पित भाव से, एकाग्र रूप से अगर हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये ऐसा क्षेत्र नहीं है। आपको पूरे लगन से, पूरे समर्पित भाव से और इसके जो विविध जो आयाम है उसको समझते हुए आपको इसमें इस क्षेत्र में आना होगा। आप या तो इस क्षेत्र में काम कर सकती हैं, तो या पूरे जैसे किसी भी संस्था से जुड़ करके आप फ्रीलांस काम कर सकती हैं, या दूसरी बात है कि आप इसकी विधिवत प्रशिक्षण, शैक्षणिक जो डिग्री है वो ले सकती हैं। हमारे बिहार में एक LNMU है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जहाँ पे इसकी पढ़ाई होती है, PhD तक की पढ़ाई होती है वहाँ पे। और दूसरे और भी हैं राज्य जहाँ पर। आप खुद भी PhD कर रही हैं? हाँ, मैंने अभी हमारा रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन मैं आगे करूंगी। प्रक्रिया में है। हाँ, बिल्कुल प्रक्रिया में हूँ मैं अभी। तो मतलब करियर ऑप्शंस, यदि जो हमारे जो भी युवा दर्शक हैं वो अगर चाहते हैं करियर के रूप में रंग कर्म को ऑप्ट करना, तो उनके लिए सारे रास्ते खुले हैं। बिल्कुल, मैं अभी बता रही थी कि NSD है, उसमें आप जा सकते हैं। अगर फिल्म टेलीविजन में आपकी रुचि है तो आप FTI ज्वाइन कर सकती हैं, वहां पे प्रशिक्षण ले सकती हैं। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, BNA है, MPSD है, ये सब सारी जगह प्रशिक्षण दिया जाता है और आपको एक शैक्षणिक डिग्री भी मिल जाएगी इसमें। और साथ ही ये भी आपसे जानना चाहूंगी सुनीता जी कि एक सफल रंगकर्मी होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि नाट्य शास्त्र जो है वो समग्र जो हमारी कलाओं का है वो एक समूह है। इसमें भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में लिखा है, 116वां श्लोक है उनका, न तज ज्ञानम न तज शिल्पम, ना सा विद्या ना सा कला, ना सा योगो न तत्कर्म, नाट्य स्मिते यन्न दृश्यते। अर्थात इसमें सारे जो कर्म है, सारे जो विद्या है, सारे जो ज्ञान है, सभी शिल्पों का ये समावेश है। तो इसमें आपको सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। आप एक सफल रंगकर्मी बनना चाहती हैं तो आप एक अच्छी नृत्यांगना भी हो, आपके संगीत में अच्छी पकड़ हो, सारी विधाओं का इसमें है। इसलिए तो सीखने की प्रवृत्ति पहली बात होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए। ये सब पहला पायदान है अगर आप करना चाहते हैं। दूसरा कि आपका जो शरीर है वो चुस्त दुरुस्त रखिए आप, क्योंकि ये हम लोग नाटक करते हैं तो हम लोग या कैमरा में करते हैं, चाहे आप मंच पर करते हैं, आप पर काया प्रवेश करते हैं। दूसरे आप अपने में नहीं रहते हैं, आप किसी दूसरे की काया में जाते हैं, तो वो उस दूसरे शरीर की क्या मांग है, जब तक आपका शरीर नहीं उसमें ढलने लायक रहेगा तब आप नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को ये समझ लेना कि मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं वो एक जो संपूर्ण कला है वो, या फिर वो जो व्यक्ति का मैं रोल प्ले कर रही हूँ वो मैं हूँ। बिल्कुल, ये तो समावेश कर लेना। हाँ, बिल्कुल समावेश कर लेना अपने आप को। स्व का अनुभव जो है, स्व का भान वो खत्म हो जाता है, आप वो हो जाते हैं जो मंच पर है, बिल्कुल, या फिर कैमरे पर है, जो भी है। तो और तीसरी प्रमुख बात, ये दो महत्वपूर्ण हो गई। तीसरी जो है, आपको अपने आवाज उसको प्रभावशाली बनाना होगा। उसमें आपको हमेशा जो है लगातार आवाज की प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आपके आवाज में मॉड्यूलेशन जिसको कहते हैं वो बना रहे, क्योंकि हर एक जो है पात्र अलग अलग तरीके से बोलता है। बिल्कुल। और आप ऐसे भी अपने में भी अगर हम क्रोध में बात करेंगे तो हम लाउडली बोलेंगे, और हमको अगर श्रृंगारिक रस से परिपूर्ण अगर कोई कुछ बात करनी है तो हम दूसरे लहजे में बात करेंगे। तो इसलिए आपको अपनी आवाज में जो मॉड्यूलेशन लाना है उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। दूसरी बात, चौथी महत्वपूर्ण बात है कि आपको भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
भाषा का सही उच्चारण आपको आना चाहिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों माध्यम में आपको उस पे पकड़ होनी चाहिए। जहाँ तक हम लोगों के भारत में तो ज्यादातर हिंदी में ही हम लोग नाटक करते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी नाटक होते हैं, उस पे भी आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मैं हिंदी वालों को बोलूंगी कि हिंदी में अगर आपको भाषा का अच्छा उच्चारण करना है तो संस्कृत के श्लोक पढ़ें और फारसी के जो है शब्दों का उच्चारण करें। इससे आपको बहुत आपको खुद ही लगने लगेगा कि मैं कितना मेरी आवाज कितनी खुल गई है, कितनी साफ स्पष्ट उच्चारण हो रहे हैं मुझसे। और ये 5वीं महत्वपूर्ण बात है कि आपके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा धैर्य होना चाहिए आपको, और साहित्य की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कल्पनाशीलता, साहित्य पढ़ने से सबसे ज्यादा जो बात आती है वो है कल्पना करने की। कल्पना, हाँ बिल्कुल। आप जब तरह तरह के जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो आपको हर एक काल, हर एक अलग अलग पात्र मिलते हैं। सबका विषय अलग होता है, सबका समय अलग होता है, तरीके अलग होते हैं रिप्रेजेंट करने के। तो आपके मनो में, दिमाग में आप पढ़ते हुए कोई उपन्यास आप पढ़ रही हैं तो आपको खुद ही अनुभव होता होगा कि मेरे अंदर में ये कल्पना चल रही है, वो पूरा सीन वो चलते रहता है दिमाग में। तो उससे क्या होता है कि आप एज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा ये जो इसमें जो ये है पात्र है वो शायद ऐसा पहना होगा परिधान, वो उसने ऐसा पहना होगा और ऐसे बोलता होगा। मतलब मुझे लगता है कि हर समय अपने आप को अलर्ट रखना हर चीज से, हाँ, परिपूर्ण अगर आप होते हैं तब आप एक सफल रंगकर्मी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही ये चीज है। और एक सतत आप निरंतर कार्य करते रहे। जी, मैंने कहा था कि ये रंगमंच ऐसा क्षेत्र नहीं है कि आप यहाँ पर आए और सोचे कि 1 2 3 4 नाटक कर लिया और उसके बाद तो मैं बिग स्क्रीन पर जाने के लिए एकदम तैयार हूँ। ऐसा विषय नहीं है। आपको जो है करते जाइए, बिल्कुल बिना कुछ सोचे हुए। अगर जो आपके पास जो टास्क आया है, जो नाटक आया है, चाहे जो भी कुछ प्रोजेक्ट आपके सामने आया, उसे बस करिए, मन से करिए, दिल से कीजिए। वो आपको सफलता ही की तरफ ले जा रहा है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वो वैसे व्यक्ति जरूर सफल होते हैं जो बिना दिमाग में अपने जो है कि हम सफल होंगे अथवा नहीं होंगे, ऐसा बिना कुछ दिमाग में सोचे हुए अपने जुनून से काम करते रहते हैं, वो सफल होते ही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अपने आप को अगर पूरी तरह से हम सौंप दें कला को, तो कला हमें हाथे फैलाकर गले लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही आपसे सुनीता जी ये भी जानना चाहूंगी कि आपने कहा बिग स्क्रीन की आपने बात की, तो ये एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जो रंगमंच होता है, रंगमंच और कैमरा, इन दोनों में किस तरह का डिफरेंस आप देखते हैं? क्योंकि उसमें भी, कैमरे में भी लोग अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हैं, दूसरे के किरदार को निभाते हैं। बिल्कुल। तो क्या डिफरेंस है स्टेज पे परफॉर्म करना और एक कैमरे के सामने परफॉर्म करना? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। ये कैमरे के सामने अभिनय करना या मंच पर अभिनय करना, अभिनय तो दोनों में करना है हमें, लेकिन 2 प्रमुख चीजें हैं जो दोनों को अलग अलग बाइफरकेट करती है। पहला है कि जो रंगमंच पर अभिनय होता है वो लाउड अभिनय होता है, लाउड एक्टिंग होती है, कि अतिरंजना युक्त होती है, इसे हिंदी में कहेंगे तो। क्योंकि दर्शक हमारे जो हम मंच पर हैं तो हमसे बहुत दूर में दर्शक बैठे हुए रहते हैं, तो उन्हें हमें अपने सारे आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, सारे अभिनय के 4 भाग हैं, उन सभी चीजों को समावेशित करके अपने अंदर ढाल करके दूर बैठे दर्शक को दिखाना पड़ता है। तो जब तक मैं अगर लाउडली अगर मैं एक्टिंग नहीं करूंगी, अपने हाथ वगैरह को ये सब करके आवाज को ऊंची रख करके मैं नहीं अभिनय करूंगी, तब तक मेरा अंतिम दर्शक वो नहीं देख। प्रमुख अंतर है इसमें। और दूसरा है कि इसमें जो कैमरे के ऊपर जो एक्टिंग होती है वो नेचुरल एक्टिंग होती है। उसमें अगर आप लाउडली एक्ट करिएगा, जैसे कि अगर कैमरे के सामने नहीं, जैसा मंच पे हमें एक्टिंग करना है, किसी के ऊपर क्रोध आ रहा है, चाहे देखा ऐसे इस तरह से कर देंगे, है ना। लेकिन मंच पे अगर हम कैमरे पर एक्टिंग करेंगे तो केवल आंखों से ही इस तरह से थोड़ा सा कुछ देंगे तो वो हो जाएगा कि आप उस बात को नहीं पसंद कर रहे हैं। जी, तो ये यहाँ नेचुरल एक्टिंग होती है और वहाँ लाउड एक्टिंग हो जाती है। और दूसरी बात कि मंच पर रीटेक नहीं होता है। बिल्कुल,
ये कोई सबसे retake नहीं। retake नहीं सबसे हो- महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है। आप अगर मंच पर कुछ गलत करते हैं तो वो गलत सिद्ध हो जाता है, और कैमरा जो है वो आपको माफ करता है, लेकिन मंच आपको साफ कर देता है। सही बात है। वहां पर आप रीटेक कर करके आप छोटी छोटी जो क्लिप्स है उसको जोड़ जोड़ के बड़ी इमारत बना लेते हैं, लेकिन ये जो है इसमें आप मतलब मुझे लगता है कि मंच पे अपनी कला का प्रदर्शन ज्यादा मुश्किल भरा है, बिल्कुल और अपने आप को वहाँ पे प्रमाणित करना भी एक बड़ा टास्क है। कहें बिल्कुल, इसलिए तो हम लोग पूर्वाभ्यास करते हैं। जी, सुंदरा जी चलते चलते बहुत शॉर्टकट में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से वो जुड़े रंगकर्म से, और क्या कहना चाहेंगे रंगकर्मियों को, क्योंकि थोड़ी सी समय की पाबंदी है हमारे हाँ, पास। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी व्यक्ति कोई भी इच्छुक जो है रंगकर्म करना चाहते हैं, तो वो अपने आप को पहले दृढ़ निश्चयी हो जाए जी कि मुझे रंगकर्म करना है। उसके प्रति आप जो है उसमें जो शर्तें मैंने बताई हैं उनका आप पालन कर सकती हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, ये आप कर सकते हैं। हमारे जैसे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फेसिस जो है faces.org.in हमारी वेबसाइट भी है, तो ये इस पर आप जुड़ करके अभिनय सीख सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अभिनय सिखाती हूँ 2016 से ही, और दूसरे भी ऐसे कई संस्थान है जहाँ पर कि आप फ्रीलांस अगर एक्टिंग करना चाहती हैं तो पहले पायदान जो है वो आप यहाँ पर अपना शुरुआत कर सकती है। ये पटना रंगमंच बिल्कुल महिलाओं के लिए बहुत फ्रेंडली माहौल है, यहाँ पे उनकी सुरक्षा का, सुविधा का बहुत ज्यादा ध्यान रखा एक जाता खुला है। आकाश है, और आप इस पूरे आकाश का फायदा उठाएं। अपने आप को रंग कर्म से अगर जोड़ना चाहती हैं, रंगकर्मी बनना चाहती हैं, तो मेहनत करें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरे तुलसीदास जी ने कहा है कि जिन पर जही पे सत्य स्नेह हूँ, सोते ही मिलाई न कछु संदेह। तो बिल्कुल यही है कि अगर आपका सत्य स्नेह है तो आपके लिए ये वाकई में एक खुला आकाश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता भारती जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा खुला आकाश का कार्यक्रम आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। सुनीता भारती जी ने बड़े विस्तार से एक एक बात को बताया कि किस तरह से आप रंगमंच से जुड़ सकते हैं। हर एक पॉइंट्स को फॉलो करें और जुड़े रंगमंच से। और दोस्तों, चलते चलते आप हमें ये भी बताएं कि हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, और इसके अलावा कोई भी सुझाव आपके पास है तो वो आप हमें हमारे पते पर लिखें। हमारा पता है निर्देशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। और इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।